दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी और सुस्ती के हैं संकेत। नीचे खुलने के बाद सपोर्ट लेंगे, रिकवर होंगे या और फिसलेंगे। हफ्ते के आखिरी दिन क्या रहेगा ट्रेड और कैसे होंगे हम क्लोज, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार बंद होने के बाद तो दिलचस्प एक्शन आपके लिए लाएंगे ही, बट आज बाजार में भी ज़बरदस्त एक्शन के लिए हम तैयार हैं। तो जानेंगे अनिल जी से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी और आने वाले ट्रेड के लिए कैसे तैयार होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले बता दीजिए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। दीप, बड़े ट्रिगर बताऊं उससे पहले पहली चीज़ तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट आपने पहनी है, कलर बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है एक कलर ये मुझे भी खरीदना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो हमारे एकदम बढ़िया एकदम वो वाइब्रेंट कलर्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसका मतलब आप बिल्कुल भी मंदी के तौर पर ना निकाले। मैंने जो कलर पहना है वो है ना, वो इसको कैरेट कलर बोलते हैं, गाजर वाला। ये लाल में नहीं आता, ये पिंक में नहीं आता, दोनों का मिक्स है। तो मार्केट के मूड का अंदाजा उससे लगाने की कोशिश ना करें। लेकिन आइए ट्रिगर्स बता दें, उससे आपको मूड का सही अंदाजा लगेगा। डाउ 360 अंक नीचे बंद हुआ है। हालांकि निचले स्तरों से 200 अंक रिकवर भी हुआ, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच रहा वहां पर ट्रेड। अमेरिका में समस्याएं बढ़ रही है कोरोना को लेकर। 61,000 नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं और भारत में भी अब तक के सबसे ज्यादा मामले कल के दिन आते हुए नजर आए। टीसीएस कंफ्यूज करेगा आपको। रिजल्ट्स खराब, उम्मीद भी खराब रिजल्ट्स की ही थी, इनफैक्ट आशंका। और कमेंट्री लेकिन मैनेजमेंट की बेहतर है, पॉजिटिव है। कहीं कोई वो निराश हताश नहीं दिख रहे, ये एक अच्छी बात है। वायदा कारोबार में आज सेल के नतीजे आएंगे, लेकिन वो पहली तिमाही के नहीं होंगे, चौथी तिमाही के। आपको याद है ना, उन्होंने टाल दिए थे, अब आज देंगे। इसके अलावा कैश मार्केट में इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है। 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक, कर्नाटक बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, जीएनएफसी के रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है जिन पर आज आपकी नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र काफ़ी सारे क्यूज़ पर है सर। और इस समय अगर आप एशिया के बाजार देखें, ग्लोबल बाजार देखें, तो सब जगह लाल ही दिख रहा है, बट ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है सर। कल थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा अमेरिकी बाजार में, और वहां से जो क्यूज़ आ रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्यूज़ आ रहे हैं, उस पर एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। कोरोना को लेकर वैसे तो हम रोज़ बता ही रहे हैं, रिकॉर्ड मामलों में उछाल हो रहा है ग्लोबली, भारत यूएस, पर मार्केट्स ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। अब आपने देखिए लॉकडाउन की 2 खबरें भारत में हैं, यूएस में लगातार लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं और डॉक्टर फाउची की भी चेतावनी है। क्या लग रहा है सर कि अब मार्केट्स इस खबर को डाइजेस्ट करेंगी, इस पर रिएक्शन आ सकता है मार्केट्स का आगे जाकर? और ये जो नए लॉकडाउन की बातें आ रही है और कुछ जगह छोटे छोटे लॉकडाउन्स लग रहे हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, उससे कितनी बड़ी चिंता हो सकती है सर? देखिए दीप, अब तक तो बाजार अगर 11,000 के बेहद करीब है हमारे, और डाउ लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, और नैस्डैक दिन ब दिन नए लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, तो इसका मतलब बाजार का व्यू बेहद साफ है। वो अगले 3-6 हफ्ते या 3-6 महीने नहीं देख रहे हैं, अगले 3-6 साल देख रहे हैं शायद। और यही वजह कि वो कोरोना की समस्याओं से उबर कर ये मानकर चल रहे हैं कि वैक्सीन भी मिलेगी, इलाज भी होगा, और जो कुछ नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, वो भी बंद होगी। हाँ, 3-6 महीने हो सकती है ये दिक्कतें और झेलनी पड़े, लेकिन शायद 3-6 साल बाद हमें याद भी ना रहे कि कोरोना आया था, ये भी एक संभावना होती है। तो बाजार फॉरवर्ड लुकिंग तौर पर आगे का आप सोचें, और शायद थोड़ा कुछ ज़्यादा आगे का, जो आप और हम हमारी बुद्धिमानी में शायद इतना आगे का न सोच पाएँ, ये एक संभावना होती है। लेकिन दोनों तरफ है। एक तरफ जहां आप आगे की सोच के साथ पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं, वही आपके सामने आप ऊपर आसमान में देख रहे हैं, लेकिन नीचे आपको ज़मीन पर देखकर चलना तो ज़मीन पर है, भले ख्वाहिश आसमान की। और ज़मीन पर हकीकत आपको ये दिखती है कि वाकई में सिचुएशन ठीक नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मामले अगर आते हैं 25,000 20,000 दिन के, तो आप ये सोचिए हम दूसरे देशों के मुकाबले में जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़े हैं। उस लिहाज से हमारे ये आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, जान तो हर एक कीमती होती है, हर एक पेशेंट अगर कोरोना कोई भी जुड़े, वो तकलीफ वाली बात तो है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो अमेरिका की समस्याएं कहीं ज़्यादा है। 60-60 हज़ार नए मामले आना कोई छोटी बात नहीं है, इतने लोगों की जान जाना छोटी बात नहीं है, फिर से लॉकडाउन का डर छोटी बात नहीं है। अब बड़ा सवाल है कि बाजार कब और कितना रिएक्शन देंगे, इसका जवाब किसी के पास है नहीं। रिएक्शन देंगे क्या, इसकी संभावना पूरी है, मैं इसकी संभावना से इनकार नहीं करता, बल्कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि रिएक्शन देंगे। लेकिन वही है कि रिएक्शन देने का वक्त और रिएक्शन कितना देना है, ये पहले से अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल बात है। आपको एक ही चीज़ समझनी है, और वो ये कि देखिए,
8,000, 9,000, 10,000 की निफ्टी पर आप हैं और आप ये मानकर चलते हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ पर रिस्क कम है। जब आप 10,800 की निफ्टी पर हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, 11,000 की निफ्टी पर और ज़्यादा, क्योंकि आपके पास है ना कुशन नहीं है। एक तो ये कि आप 9,000 की निफ्टी पर अगर ख़राब खबर आई तो भी गिर के कितना गिर जाएंगे शायद, या 8,000 पे कितना गिर जाएंगे, या 10,000 पे गिरेंगे तब भी कुशन वैल्यूएशन का है आपके सामने। अब यहाँ पर जब 11,000 की निफ्टी पर तो वो वैल्यूएशन कुशन नहीं है। तो ऐसे में आपके पास दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है बाजार को अप्रोच करने का कि आप डेटा देखें, आंकड़े देखें, मूड माहौल देखें, और आप मैं जितने भी वीकेंड पर जितने बिजनेस वाले लोगों से बात करता हूँ, सब आमतौर पर परेशान ही है, कहते हैं कि भाई बिजनेस नहीं है, और वो है भी, माहौल ही ऐसा है, कोई क्या करेगा। लेकिन जब आप मार्केट देखते हैं तो वो सब यही कहते हैं कि भाई एक ही चीज़ अच्छी चल रही है, आपका मार्केट, बाकी सब बेकार है। लॉकडाउन में सब एक ही बढ़िया चीज़ हो रही है कि इक्विटी मार्केट बढ़िया चल रहा है, तो चलिए कहीं तो अच्छा कुछ हो रहा है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि बाजार हकीकत की तरफ कब बढ़ेगा उम्मीद से, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसका जवाब के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, बाजार को ख़राब होना ही होना है, तो आप एक पर्टिकुलर लेवल पर या हर एक लेवल पर जब बाजार ऊंचा जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब वो बाजार के टॉप 10,000 ही बन जानी थी, 10,800 पर बनी है या 11,500 12,000 पर बनेगी, इसका जवाब नहीं है। दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है और जो मैं पिछले लगभग आप समझिए जिस दिन से 9,800 से बाजार ने वापस से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ का, तब से हम लगातार कह रहे हैं ये तेज़ी का मार्केट है, ट्रेंड तेज़ी का है। हमने जो बॉटम फॉर्मेशन थ्योरी बनाई थी उसने भी कंफर्म किया, और उसके बाद से जब हम तेज़ी में आए तो अब इसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही है कि आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइंड रखें। आपको ये लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार जाएगा तो मुझे अपनी तेज़ी की पोजीशन कम करनी है, हल्की करनी है, या निकल जाना है और फिर इंतज़ार करना है करेक्शन पूरा होने का, तब मैं री एंट्री करूँगा। वो लेवल आपको पता है तो दूसरा वो तरीका, और उसको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान है। उसको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान है कि किस लेवल के नीचे बाजार कमज़ोर होना शुरू करेंगे, पॉजिटिव से न्यूट्रल आएंगे, न्यूट्रल से नेगेटिव आएंगे, वो लेवल आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका है, मोमेंटम स्ट्रांग है, पैसा है दुनिया भर के बाजारों में, लिक्विडिटी है, लेफ्ट आउट फीलिंग भी है लोगों में, तो ऐसे में हो सकता है आपको छोटे मोटे करेक्शन, छोटी मोटी खबरें ये बीच में आएंगी और उसके दम पर 1-2 दिन का करेक्शन दिखेगा, लेकिन अभी तक साइजेबल करेक्शन आने के संकेत मिल नहीं रहे। और ये कब आएगा, किस वजह से अचानक से, और ये भी हो सकता है दीप कि अचानक से किसी एक दिन आपको दिखे कि बाजार बहुत तेजी से गिरे हैं, ओवरनाइट यूएस मार्केट, जैसे एक दिन वो गिरे थे 1770 पॉइंट, और आपको लगेगा अरे ये कोरोना की खबर पे कैसे गिर गए, कोरोना के तो आंकड़े रोज आ रहे हैं। लेकिन वो बाजार का मन है, बाजार का मूड है कि किस दिन रिएक्शन देगा, और वो पता लगाना मुश्किल काम है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप ओवरनाइट पोजीशन को कम कर लें, ट्रेडर हैं तो। अब ओवरनाइट पोजीशन हायर लेवल पे रिस्क बढ़ जाती है, रखें तो ऑप्शंस के जरिए हेज करके रखें या ऑप्शंस में ही रखें। और तीसरी चीज़, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। हमेशा ये कहूँगा, ये लाइन एनालिसिस सब ट्रेडर्स को गांठ मान लेनी चाहिए। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पोजीशन वो लेके जाओ जो आप सोच के चलो कि कल मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आएगी, इसीलिए मैं आज खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ। लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये मान के चलो कि मेरे जो सोच रहा हूँ उसके उल्टा बाजार ने कुछ कर दिया और कल मेरी सोच के विपरीत ओपनिंग मिलती है, तो मैं उसके लिए कितने नुकसान के लिए तैयार हूँ। अगर आपने ये पूरी लाइन अपनी ज़िंदगी में गांठ मान ली तो आप लाइफ लॉन्ग ट्रेड करोगे। नहीं तो किसी दिन ऐसा आएगा 1 या 2 ट्रेड में आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे, फिर आप ट्रेड करने लायक नहीं रहेंगे। तो ये तैयारी आपको अब इन लेवल्स पर रखनी जरूरी है। मैं कहीं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं ये नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट का टॉप बन गया। मैं बहुत साफ साफ बताऊँ, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इस लेवल पर बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी। ट्रेडर्स के लिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, हेज पोजीशन, ऑप्शंस। इन्वेस्टर्स के लिए आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। इस लेवल पर अगर आपने अच्छे शेयर ले लिए, समझिए 2000 पॉइंट, भगवान न करे और होगा भी नहीं, लेकिन 2000 पॉइंट समझिए निफ्टी गिर गया, तब भी आपकी अच्छी क्वालिटी के शेयरों में फिर से दाम आ जाएंगे, फिर से आप उसमें पैसा बना पाएंगे। लेकिन कमज़ोर क्वालिटी के, ख़राब क्वालिटी के छोटे छोटे कैश वाले शेयर अगर आपने लेके रख लिए तो उसके दाम आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, आएंगे तो कब आएंगे पता नहीं। तो इसलिए बेहतर ये कि अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि आप अपना क्वालिटी चेक कर लें, ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। जी दीप।
इन्वेस्टर्स के लिए क्वालिटी, ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट। बाजार आपको दोनों तरफ के मूड्स दे सकते हैं, बट अपना रिस्क बचाना जरूरी है। चलिए सर, फिर उसी लिहाज से अगर आज के सेटअप की बात करें तो कई दिनों बाद आज ग्लोबल सेटअप नेगेटिव आया है सर, पर ट्रेंड आपने अभी भी पॉजिटिव रखा है। आज के संकेत कैसे देख रहे हैं सर, क्या वजह है इन संकेत की वजह से? देखिए दीप, ग्लोबल संकेत नेगेटिव रखने के पीछे दो तीन कारण हैं। पहला तो एक ये कि अमेरिका में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले हैं, दूसरा ये कि अमेरिकी बाजारों ने रिएक्शन भी दिया है, एशियाई बाजार भी थोड़ा रिएक्शन देने तो सब कमजोर हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। सुबह 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर दिखने के बाद अब फ्लैट हो चुका है। और तीसरी बात ये कि वो जो बाइडेन भी अब टक्कर देने के मूड में आ रहे हैं और साफ साफ वैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं ये सब मेरा फोकस मार्केट है नहीं, मेरा फोकस इकोनॉमी है, अमेरिका के गरीब लोग हैं, ये सब वो सब जो नेता लोग कहते हैं। लेकिन अमेरिका तो है ही कैपिटलिस्ट कंट्री, तो भले कोई कुछ भी कहे, बिना वही वाला है कि हमारे यहाँ के ट्रेडर्स और ट्रम्प साहब में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो हमारे यहाँ के ट्रेडर्स भी है ना, दिन भर ट्रम्प साहब दिन भर डाउ देखते हैं और हमारे ट्रेडर्स डाउ को सुलाकर फिर सोते हैं। तो बात तो उतनी ही है, दोनों का व्यू और फोकस बिल्कुल क्लियर है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बाइडेन की जो स्टेटमेंट है, कंपेयर करेंगे आप ट्रम्प के साथ के मुकाबले में तो उतने अच्छे तो नहीं है। वो उस एक्सट्रीम तक जाकर कुछ एक्शन लेंगे कि मार्केट फ्रेंडली में नहीं रहना चाहता, नहीं दिखना चाहता, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन कह तो रहे हैं, और कहने में अब टक्कर अगर वो दे रहे हैं तो थोड़े से अमेरिकी बाजारों में जो अब संकेत बन रहे हैं ना पिछले एक दो दिनों में, वो उतने कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने है ना बड़े दिनों बाद ग्लोबल संकेतों को नेगेटिव लिखा है, क्योंकि दोनों ही तरह से मार्केट का रिएक्शन है, कोरोना कंफर्ट नहीं दे रहा, और अमेरिका की पॉलिटिकल सिचुएशन ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। चौथी बात ये कि हमारे एशियाई बाजार भी थोड़ा थोड़ा उस पर रिएक्शन देना शुरू कर रहे हैं। तो ये तीनों चारों पॉइंट है ग्लोबल नेगेटिव होने के पीछे। आइए, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड में है, वायदा कारोबार के संकेत आज नेगेटिव लिखे हैं, बड़े दिनों बाद वापस से नेगेटिव लिखा, थोड़ा इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, न तेजी न मंदी का है, न्यूट्रल टू हल्का सा पॉजिटिव साइड पर है। आज का सुबह का सेटअप छोड़ दें तो ऐसा कोई ट्रेंड सेंटिमेंट खराब नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। और परसों भी हम यही बात कर रहे थे दीप की, एक रनिंग करेक्शन है बुधवार के दिन जो आपको मिला है, ऐसे रनिंग करेक्शन बाजार में आएंगे। रनिंग करेक्शन अच्छा मैं ये भी बता दूं, करेक्शन रनिंग करेक्शन में क्या फ़र्क है। रनिंग करेक्शन अचानक से आपको ड्यूरिंग द मार्केट आता है, और एकदम से मार्केट है ना करेक्शन देता है, अरे अब दिन भर तो मजबूत था, अचानक से 1 घंटे में क्या हो गया। वो कहते थे वो कि भाई अच्छे भले वो कभी कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है ना आपके कोई मिलने वालों को, और वो पूछने जाते हैं कि क्या हुआ, अरे भाई अच्छे खासे बैठे थे, अभी तो खाना खाकर बैठे थे, अचानक से गिर गए, फिर हॉस्पिटल लगे, ये ट्रीटमेंट कराए। तो ये वैसे ही वाला मार्केट था बुधवार को, पूरे दिन भर अच्छे से मजबूती से आराम से ट्रेड करा, अचानक से 1 घंटे में है ना 500 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा निकला क्यों, क्योंकि बाकी कहीं कोई संकेत खराब नहीं, तो उसको रनिंग करेक्शन कहते हैं। आज जो आपको करेक्शन मिल रहा है ये इंपोर्टेड करेक्शन है, आपका अमेरिका से ग्लोबल मार्केट से लेकर आ रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। रनिंग करेक्शन बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आज अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो आप अपनी वजह से कमजोर नहीं हो रहे हैं, आप कमजोर इस वजह से हो रहे हैं कि आपको ग्लोबल संकेत खराब मिल रहे हैं। आप अपनी वजह से कमजोर हो, एक प्रॉफिट बुकिंग आए या शॉर्ट कवरिंग आए, वो बाजार की सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए कल वापस बाजार आपको रिकवर करते हुए दिखे, जबकि कल इतने मजबूत ग्लोबल संकेत नहीं थे, फिर भी हम रिकवर कर गए। तो रनिंग करेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंपोर्टेड करेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो आपकी दिशा दशा तय करते हैं। तो इस लिहाज से मेरे लिए अभी भी सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव का पॉजिटिव है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये समझना ज़रूरी है कि बाजार में दबाव किस लिए आ रहा है या प्रेशर किस लिए आ सकता है। तो इसलिए अगर लार्जर ट्रेंड देखें तो अभी भी पॉजिटिव है। तो सर पॉजिटिव ट्रेंड है, आज की फिर रेंजेस क्या निकल के आती हैं, कहाँ पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देख रहे हैं बाजार की? 10,675 10,725 आज के लिए पहला और इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट जोन है। मेरे हिसाब से ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी भी हम मजबूती के मूड में हैं, तो मेरा ये मानना है 10,675 10,725 अच्छी रेंज है जहाँ पर आप होल्ड नज़र रख सकते हैं। गलती से टूटा तो वैसे नहीं टूटना चाहिए, अगर गलती से टूटा भाई डाउ भी 300-400 हो जाए अगर फ्यूचर्स पे, वो किसको पता। तो 10,550 10,625 फाइनल मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाएगा तो ही आपको ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल करना है। 10,550 10,625 की रेंज को तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपने आप को व्यू बनाकर चलना है, कि किस लेवल पर इस हिसाब से आप व्यू मत बनाइए कि मैंने कोई
कोई स्टॉक खरीदार 5 रुपये नीचे तो मेरा ट्रेंड नेगेटिव हो गया। ट्रेंड ऐसे नेगेटिव नहीं होता, ट्रेंड लेवल से नेगेटिव होता है। और नेगेटिव जब होगा जब 10,550 10,625 की रेंज को बाजार तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करे। 10,825 10,875 ऊपरी रेंज है, इस रेंज में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर बाजार और डाउ फ्यूचर 200-300 पॉइंट समझो ऊपर हो जाए तो फिर आपके लिए इस रेंज को पार करना आसान होगा। और तब 10,950 11,000 ये निफ्टी का फाइनल टारगेट है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और आपको शॉर्ट भी करना चाहिए। बैंक निफ्टी 22,500 22,700 आज का मजबूत सपोर्ट जोन है, दिन के लिए टूटना नहीं चाहिए। गलती से टूटा तो 22,200 22,350 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे ही ट्रेंड में बदलाव होगा। ऊपर 22,900 30,100 22,900 कल का क्लोज है, 30,100 30,080 परसों का हाई है। तो इस रेंज में आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। 23,000 को पार करने में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। कल भी हम यही बात कर रहे थे, 22,900 23,100 परफेक्ट शॉर्ट रेंज है, 23,000 एग्जैक्टली पहुंचा। वहां से अगर आपने शॉर्ट बनाई तो आपको मजे हैं। और अगर 23,100 पार किया और टिक गए तो मैदान खाली है। 400 पॉइंट का मैदान यहाँ पर मुझे खाली मिल रहा है। अब वो कब मिलेगा, वो ट्रेड कब होगा पता है। जो 22,500 के ऊपर याद है ना आपको कि किस तरह से मैदान खाली मिलेगा, एकदम से आपको बढ़िया पैसा बनाने का मौका मिला। 500 पॉइंट की तेजी निफ्टी में फर्स्ट क्लास मिल गई। ऐसी 500 पॉइंट की तेजी 400 पॉइंट की तेजी और मिलने को तैयार है। 23,050 23,100 के ऊपर बाजार टिका। इस बार स्पॉट लेवल की मैं बात करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में कभी फ्यूचर्स नहीं बताता, मैं स्पॉट लेवल ही बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, कैश के लेवल जो है 23,100 के ऊपर 300-400 पॉइंट का खुला मैदान है, आराम से ऊपर जाएगा। बस उसके लिए थोड़े आपको संकेत अच्छे चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए तो ये आपके लिए रेंज हो गई बैंक निफ्टी की। तो ये तो बड़े बड़े लेवल से। अब आइए आज की छोटी रेंज दूँ। निफ्टी की छोटी रेंज 10,765 10,850। संभावना है कि शुरुआती कारोबार में आप इसी में ट्रेड करें। 10,725 10,900 पूरी संभावना है कि दिन के दौरान इसी रेंज में समय बिताकर खत्म कर दें। फिर भी बड़ी रेंज 10,675 10,975 की निफ्टी पर आपके लिए। बैंक निफ्टी 22,675 22,900 छोटी रेंज है, 22,600 23,000 मीडियम रेंज है, और 22,500 से 23,100 ये आज की बड़ी रेंज है। 600 पॉइंट की ये होनी चाहिए। इसके कहीं बाहर निकले तो फिर मजे ही अलग है। पुट कॉल रेशियो ये 1.67 ये बढ़कर आया है दीप, और यही आपको अलर्ट के संकेत दे रहा है हायर साइड पे। पिछले 7-8 दिनों का हाईएस्ट पुट कॉल रेशियो आपको मिला है। एक दिन 1.60 मिला, एक दिन 1.61 मिला, 1.63 मिला, और दोनों ही दिन ऊपरी स्तरों से आपको हल्का करेक्शन मिला है। और आज भी 1.67 का पुट कॉल रेशियो आपको ये बता रहा है कि ऊपरी लेवल पे सावधान रहना। अब दिक्कत एक ही है कि अगर आज भी पिछले 2 दिनों की तरह ऊपर खुल जाता तो मैं पक्का आपको कहता था कि वहाँ पे बेचो, आराम से 50-75 100 पॉइंट नीचे मिलेगा। दोनों दिन आपको अलर्ट किया है। देखिए, जिस दिन दोनों दिन परसों भी आपको अलर्ट किया है, और उसके पहले एक दिन और पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया था तो उस दिन अलर्ट किया कि करेक्शन आएगा। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, आज प्रॉब्लम दीप है कि करेक्शन पहले ही आ जाएगा। अगर पहले ही आ जाता है, पुट कॉल रेशियो 20-25 पॉइंट घटकर 1.40 1.35 के आसपास आ जाता है, तो फिर वहाँ नीचे खरीदना चाहिए। देखिए फर्क समझिए, अगर पुट कॉल रेशियो कम हो गया, पोजीशन कम हो गई, तो फिर नीचे में आपको खरीदना है। अगर बढ़कर आता तो मैं आपको फिर आज यही कहता कि जैसे अगर बढ़कर खुलेगा, गैप से खुलेगा, तो ये और बॉट है और यहाँ पर आपको बेचना है। तो अब देखते हैं किन लेवल तक पहुँचता है। लेकिन फिलहाल पुट कॉल रेशियो आपको ये बोल रहा है कि तेजी की पोजीशन थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बनी है, इनको हल्का होना ज़रूरी है। और शायद आज के करेक्शन में 60-70 पॉइंट जो नीचे खुलने के संकेत दे रहा है एसजीएक्स, तो हो सकता है अगर आप इतना नीचे खुले, और खुल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज आपके पास शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है। शॉर्ट कवरिंग कल होगी, कल इसीलिए आपको याद है ना 3:30 बजे 3:20 पर ये सारे लॉन्ग पोजीशन आप जीरो करके जाइए। एक बार इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया अच्छे लेवल पे, कल फिर देखेंगे। तो ये पुट कॉल रेशियो है जो आपको थोड़ी सावधानी के संकेत दे रहा है। विक्स ठीक है, 5% नीचे, कोई खास बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल जी, तो विक्स 25 के नीचे है 5%, बट पीसीआर हाई है और उसकी वजह से एक करेक्शन के संकेत आपको आ रहे हैं। देखते हैं किस तरह से ओपनिंग होती है और फिर एक्शन कैसे बनेगा। पर अगर अभी भी सर, वैसे तो आपने कल कहा था कि अपनी लॉन्ग्स क्लोज कर दीजिए, बट अभी भी अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी, उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन्होंने शॉर्ट किया है उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक ही वेल डिफाइंड क्लियर कट साफ सुथरा स्टॉप लॉस 10,675। दीप, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 10,675 इंट्राडे क्लोजिंग। जैसे आप ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, क्लोजिंग पे रखें, डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे में रखें। 10,675 ये आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पे जो 2 स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 22,675 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, और 22,500 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशंस के लिए 10,850 वेल डिफाइंड क्लियर कट इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस एक ही लेवल।
बैंक निफ्टी 23,100 23,100 वेल डिफाइंड क्लियर कट ये स्टॉप लॉस है आपके लिए। दोनों ही आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पे दे दिए मैंने। जी दीप। जी अनिल जी, तो ये है आपके लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग्स पर हैं बट दोनों तरफ के ट्रेड। नई ट्रेड्स आज कैसे बनाएंगे सर, वहां पर क्या सलाह है? नया ट्रेड देखो, निफ्टी खरीदना चाहिए 10,675 10,725 में। हिम्मत वाले ट्रेडर्स हैं, देखो डरते नहीं हैं तो खरीदिए। मैं तो कहूँगा खरीदना चाहिए, डरने की कोई बात है नहीं दीप। करेक्शन तो मिलेंगे, आएगा नीचे, अगर आप डरेंगे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तेजी के मार्केट में छोटे करेक्शन आते हैं, मंदी के मार्केट में ऊपर के करेक्शन आते हैं, ये आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ट्रेंड के साथ रहें, जब तक ट्रेंड में बदलाव ना हो तब तक गिरावट में खरीदारी करें। 10,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 10,760 राउंड फिगर नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 10,760, 10,800, 10,835 और 10,875, ये 4 टारगेट रखिए जिसके लिए निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी आज की गिरावट में। और बेचना है, अब बेचने में दीप यही है कि कहाँ बेचना है। मैं तो है ना वैसे 10,825 के ऊपर से सोचना शुरू करता हूँ, लेकिन इतने एग्रेसिव होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो 10,875 10,950 सेफ रेंज है। बाकी तो देखिए दिन के दौरान जो मौका मिलेगा वो बताएंगे। 9:08 पे भी प्री ओपनिंग सेशन जहाँ सेटल होता है वहाँ बताएंगे। लेकिन हाँ, आपको मौका देता, कल भी आपको याद है जब हम गैप से खुल रहा था कि थोड़ा नीचे आएगा फिर खरीदना चाहिए, और मिलता है मौका। आप देखिए ना, कल भी बैंक निफ्टी में आपको 22,675 के आसपास, 700 के आसपास मौका मिला। तो आपको मार्केट मौका देगा नीचे लेने का, चिंता न करें। जहाँ भी सही लेवल पर एंट्री कर पाएंगे तो आपका प्रॉफिट प्रॉपर हो जाता है, वो ध्यान में रखिए। तो आपको 10,875 10,950 में बेचना है, 11,000 स्टॉप लॉस, 10,825 10,775 10,725 3 टारगेट के लिए कर सकते हैं आप बिकवाली। बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए आपको 22,500 से 22,700 की रेंज में, प्रिसाइजली 22,675 रख लें। बैंक निफ्टी में 25-50 पॉइंट की आपको अपनी खुद की दिमाग इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली वही पॉइंट पे हो पाए ऐसा संभव कम है। वो हो जाता है तो वो हमारा भी तुक्का है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हमने बोला कि 23,000 हाई बनेगा, कल 22,998 हाई बना 2 ही पॉइंट से, तो हम बोल रहे, वो अंदाज वाली बात है। लेकिन बैंक निफ्टी में 25-50 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, निफ्टी में 10-15 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल को पकड़ के ना रखें, थोड़ा अपना वहाँ पर दिमाग आप इस्तेमाल ज़रूर कर लें। 22,500 22,675 ये रेंज में खरीदिए। 22,400 का स्टॉप लॉस है। 22,900 23,000 23,075 3 लेवल आपके लिए हैं। और चौथा लेवल है 23,000 के बाद 3 डैश लगाए मैंने, डॉट 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 डैश डैश डैश, दिख रहा है, ये चौथा लेवल है। 22,900 23,000 23,075 और चौथा लेवल 23 के आगे 3 डैश, यानी कि आगे का लेवल कौन सा है 23,000 के ऊपर का वो साफ नहीं है डेटा में। तो 23,100 23,075 के ऊपर आपको 23,400 23,500 तक का मैदान खुला है। मेरे को ये फिर वापस वो देखना है, जो 22,500 से 23,000 वाला माहौल देखा ना, मज़ा आ जाए दीप। अगर ये निकल के टिक गया ना, और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, ये आज या कल में ना हो, मतलब आज तो फ्राइडे हो गया, मंडे ट्यूसडे ना हो, वेडनेसडे के दिन हो, और मज़ा है। उसका भी रीज़न बताता हूँ। उसमें क्या होगा, वीकली सीरीज में ना वेडनेसडे थर्सडे तक पोजीशन अच्छी बन जाती है। अच्छा, पोजीशन जब ज़्यादा हो ना तभी तो शॉर्ट कवरिंग भी ज़्यादा थी। अब क्या बैंक निफ्टी में 5-5 लाख शेयर अगर शॉर्ट हैं तो शॉर्ट कवरिंग आके क्या आएगी, और ये 25 लाख शेयर शॉर्ट हो तो सोचो शॉर्ट कवरिंग कितनी खतरनाक आएगी। तो अगर बुधवार के दिन ये सिचुएशन बने कि आप 23,100 को पार करके टिकने की कोशिश कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट अच्छा 1-2 दिन की सुस्ती हो जाए, करेक्शन आपका टाइम वाइज भी हो जाए, तो मज़ा आ जाए। तो ये 23,100 के ऊपर एकदम खाली मैदान वाला एक ट्रेड बनेगा। मैं एक बार फिर से ये करूँगा कि अब जब बनेगा तब बनेगा। मैं आज से आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा 22,500 के वक्त भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले से कहना शुरू कर दिया। कभी कभी आपको है ना डेटा में लाइफ टाइम ट्रेड मिलते हैं, और वो लाइफ टाइम ट्रेड का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपके जहाँ खोने की रिस्क बहुत ही कम है, आप जीरो तो कभी नहीं बोल सकते, मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, खोने की रिस्क नहीं के बराबर है, बहुत कम है, और आने के लिए प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है। आप समझ रहे मेरा पॉइंट, कि अगर आपने 22,500 पर जैसे ब्रेकआउट हुआ खरीदा तो खोने को क्या है 100 पॉइंट, 22,400 का स्टॉप लो, आने को कितने 500 पॉइंट। तो वो वाला ट्रेड आपको मिस नहीं करना है। वो मिस करेंगे तो फिर आपका ट्रेड करने का मतलब ही क्या है? जिस गोल्डन ट्रेड के लिए आप बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऊपर की तरफ का ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो 23,000 के ऊपर जो डैश 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 लगाया वो इसी का मतलब है। जी दीप, बाकी 4 स्टॉक बैन में हैं, इक्विटास बैन से बाहर आया, कोई खास बात नहीं।
जी अनिल जी, 23,000 के ऊपर देखते हैं। वैसे तो अब कल की क्लोजिंग से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है वो लेवल, पर फिर भी नज़र रखते हैं 23,000 23,100 के ऊपर जाकर आपको कैसा एक्शन मिलेगा अगर आ जाता है, वरना आने वाले कुछ दिनों में। चलिए सर, थोड़े जो संकेत हैं उन पर विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। स्पेशली जो एफएनओ के संकेत हैं वो आपने नेगेटिव क्यों रखे हैं? डीआईज आपने लगातार दूसरे दिन नेगेटिव हैं, पर एफआई के संकेत न्यूट्रल हैं। 213 करोड़ की कैश में खरीदारी है और स्टॉक्स में, और 750 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, यानी कि नेट नेट 500 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए। 1330 करोड़ के इंडेक्स खरीदे। तो कल इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई, लेकिन वो सीधी सीधी है ना शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से उन्होंने कल खरीदारी की इंडेक्स में, बाकी स्टॉक्स में कोई खास ऐसा एक्शन है नहीं। तो मैंने उसको नेगेटिव और न्यूट्रल साइड में रखा है। इसको आप नेगेटिव समझना है नेगेटिव रख लो, न्यूट्रल पे समझना है न्यूट्रल रख लो, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है, घरेलू फंड 800 करोड़ के फिर बेचे, ये नेगेटिव है, तो इनकी डेटा तो नेगेटिव है। अब आइए आपको मैं वायदा कारोबार के डेटा बता दूं। पहला मैं पुट कॉल रेशियो को फिर से एक बार दोहरा दूं, 167 पर है, हायर साइड पर है, ओवरबॉट है। थोड़े मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे हल्के हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा मामला। लेवल्स क्या है हमें? 10,800 ये पहला अहमियत वाला लेवल है आपके लिए, जहां पर 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कल पुट में बना है। और आज 10,800 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं, जो कि करेंगे, तो ये पुट राइटर से थोड़े से दबाव में आएंगे। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,800 के पुट पर ही है वीकली सीरीज का है। हालांकि 13 लाख शेयर ही, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाईएस्ट तो है। तो 10,800 के नीचे आप जब तक रहेंगे तब तक आप थोड़े से दबाव में हैं। ये वायदा कारोबार के डेटा के हिसाब से अगला सपोर्ट 10,700 का है। आज पहला दिन सीरीज का डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी में 22,500 के आसपास हल्का सपोर्ट, डेटा है ही नहीं दीप। 22,000 23,000 के बीच के डेटा थोड़े से बता रहे हैं। दोनों ही में डेटा बहुत ही कम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो जब डेटा कम हो तो लेवल्स पर फोकस कीजिए, और लेवल्स मैं आपको आगे ऑलरेडी दे चुका हूँ। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो लेवल्स पर ही फोकस करते हैं, बट वायदा कारोबार के संकेत थोड़े नेगेटिव आज के लिए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। आज आपके लिए डबल बोनांजा भी होने वाला है, क्योंकि स्टॉक ऑफ द डे और आज को हीरो दोनों ही आपको मिलेंगे। पहले अब बिगुल बजा के जान लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। दे तो रहा हूँ, लेकिन अब वही वाली बात है कि जी दे तो रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि हो सकता है वो टारगेट के आसपास ही खुल जाए। कल सुबह आपको वरिंदर रिजल्ट एक्शन में वरिंदर ने पूरा एनालिसिस करके दिया था फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का, किस तरह से बेहतरीन कंपनी अच्छे वेरिएशन पर 7% के आसपास के डिविडेंड यील्ड पर मिल रही है। और आज कल देर शाम जो खबर आई है वो ये कि बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने वहाँ पर अपनी स्टेक और बढ़ाई है। तो अच्छी फंडामेंटल कंपनी में उनके पास पहले से ही पड़ा है, तो और उन्होंने खरीदारी की है। आप भी खरीदारी कर सकते हैं। बहुत गैप से खुल जाए तो छोड़ दीजिए, मार्केट का मूड माहौल भी बहुत अच्छा है, नहीं तो गैप मिले जाने दीजिए, हाथ में आ जाए तो ठीक है। आपको 4250 4350 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए, 40 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय फर्स्ट सोर्स में। ओके, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इस पर नजर रखिए। फंडामेंटल्स कल हमने आपको वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में बताए थे, और झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी भी कंपनी में बढ़ाई है, तो आज एक्शन में रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स आज आपको एक्शन में दिखेंगे। खबरों के दम पर किधर आपका फोकस होना चाहिए, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, पूजा कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज के अहम ट्रिगर्स में अब नतीजों पर पहले तो नजर रहेगी। कैश सेगमेंट से आईआरसीटीसी अपने नतीजे घोषित करेगा चौथी तिमाही के। जीएनएफसी के भी चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक, फ्यूचर कंज्यूमर के भी नतीजे आएंगे। कर्नाटका बैंक अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित करेगा, तो इन सब पर नजर रखिए। कैनरा बैंक की बोर्ड की बैठक भी होगी, जिसमें कि इस पूरे साल के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, यानी कि FY21 में कितना फंड रेज करना है उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2 कंपनियों के राइट्स इशू की आज रिकॉर्ड डेट है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और पीवीआर, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। कुछ नतीजों में टीसीएस, कल नंबर्स आए थे कंपनी के, नतीजे अनुमान से कमजोर हैं, लेकिन कमेंट्री काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आय की अगर बात करेंगे 4% की गिरावट दर्ज हुई है, डॉलर आय में 7% की गिरावट और मुनाफे में करीब 12% की गिरावट इस बार देखी गई है। इसके अलावा सद्भाव इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी कंपनी के नतीजे कमजोर हैं और मुनाफे में जो बढ़त आई है वो एक एक्सेप्शनल गेन की वजह से आई है, करीब 1500 करोड़ की। बाकी
बाकी नंबर्स देखेंगे तो कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में करीब 57% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा 24% घटा है कंपनी का, और पिछले साल के लॉस के मुकाबले जब मुनाफा घोषित किया, लेकिन वो एक्सेप्शनल लॉस की वजह से है, माफ कीजिएगा, गेन की वजह से है। इसके अलावा खबरों में पीएनबी आज फोकस में रहेगा। बोर्ड ने 10,000 करोड़ तक जुटाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि वो शेयर सेल यानी कि क्यूआईपी और एफपीओ के जरिए करीब 7,000 करोड़ जुटा सकती है। इसके अलावा डीएचएफएल के करीब 3680 करोड़ के खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया है, और इसकी जानकारी भी आरबीआई को सौंपने अब तक इस अकाउंट के सामने करीब 1247 करोड़ की प्रोविजनिंग भी कर चुकी है। यस बैंक एफपीओ के कुछ यहाँ पर डिटेल्स निकल कर आए हैं, जिसमें कि एफपीओ से करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 15 से 17 जुलाई तक ये खुला रहेगा। एंकर निवेशक के लिए 14 जुलाई को बोलियां लगाएंगे। अब इसमें सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ इस एफपीओ में बोली लगा सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं पावर कंपनियों की। अदानी पावर और टाटा पावर के लिए एक बुरी खबर है। गुजरात सरकार ने कॉम्पनसेटरी टैरिफ के जो ऑर्डर्स दिए थे वो वापस ले लिए हैं। नवंबर 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसके जरिए इनको राहत दी गई थी, लेकिन अब कोयलों की कीमतों में जिस तरह से गिरावट आ रही है और ग्राहकों के हितों के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है गुजरात सरकार की तरफ से, जो कि पावर कंपनियों पर आज इसका एक असर देखने को मिल सकता है। पावर कंपनीज स्पेशली अदानी और टाटा दोनों के लिए नेगेटिव खबर है, पर बैंक्स एक बार फिर से फंड रेजिंग की खबरों पर एक्शन में रहेंगे। कुशल भी हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस पे रहेगा। इन्होंने जो बीपी के साथ करार किया था रिटेल फ्यूल आउटलेट्स बढ़ाने के लिए, तो वो जो जेवी है वो उन्होंने फॉर्मली अब लॉन्च कर दिया है, और अगले 5 सालों में जो रिटेल फ्यूल आउटलेट्स है 1400 से बढ़ाकर 5000 आउटलेट्स करने की योजना है। और इनफैक्ट अगर आप एयरपोर्ट्स की भी बात करें तो मौजूदा 30 एयरपोर्ट्स पर जो है ये अपने आउटलेट्स लगा रखे हैं, और उसको भी बढ़ाकर 45 एयरपोर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही एफएसएल अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे भी ये आज रिकमेंड किया है। आप देखिए यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला ने मार्च तिमाही के मुकाबले अब जून तिमाही में अपनी जो हिस्सेदारी है 2.06% से बढ़ाकर 2.88% कर दी है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील फोकस में रहेगा। यहाँ पर इनके लिए एक नेगेटिव खबर है। इनफैक्ट मूडीज ने यहाँ पे जो इनकी अनसिक्योर्ड डेट है उसका जो आउटलुक है रेटिंग अंडर रिव्यू से घटाकर नेगेटिव कर दिया है, तो ये इनके लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, आप मान सकते हैं। साथ ही जी पावर इंडिया, इनके लिए पॉजिटिव खबर आई है। आप देखिए कंपनी का मार्केट कैप करीब 3400 करोड़ का है, और उसके सामने आप देखिए 300 करोड़ का करीब जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तमिलनाडु में हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पीएनबी हाउसिंग, इन्होंने FY21 का अपना जो बिजनेस प्लान है उसकी जानकारी दी है, और जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल हाउसिंग सेगमेंट पर फोकस जो है कंपनी बढ़ा सकती है, और साथ ही कॉर्पोरेट सेगमेंट में जो अपना एक्सपोजर है वो कम करने की योजना है। और AUM का करीब 40% जो हिस्सा है वो मॉरेटोरियम में है अभी। टाटा मोटर्स, यहाँ पर इनके Q1 के नंबर्स आए थे, और जून का जो अपडेट है जून महीने का, वहां पे इनकी जो जेएलआर की रिटेल बिक्री आंकड़े हैं वो करीब 25% गिरकर 35,334 यूनिट पर सालाना आधार पर आते हुए दिखे हैं। और इनका अपडेट ये है कि मंथ ऑन मंथ बिक्री जो है वहां पर जो है पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। साथ ही अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर एक क्यू है कि इनका सालाना आधार पर करीब 2% जो है इनकी रिटेल बिक्री बढ़ती हुई दिखी है। ओके, तो टाटा मोटर्स एक बार फिर से खबर में आ रहा है, और कई और स्टॉक्स पर आपको भरपूर एक्शन दिखेगा। एक्शन ब्रोकरेजेस के दम पर भी दिखेगा। जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे FIR में। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। टीसीएस के कल नतीजे हमने देखे थे, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की है, 2240 से बढ़ाकर 2260 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि मार्जिन तो देखिए अनुमान से कम देखने को मिले, लेकिन कैश फ्लो स्थिर है। और आगे के आउटलुक को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट बॉटम आउट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मानी जा रही है, जिसके चलते इन्होंने कुछ ईपीएस के अनुमान में ज्यादा कटौती नहीं की है, केवल 3% की है। लेकिन मैक्वायरी को अगर आप देखें तो नतीजे पसंद नहीं आए, इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2212 रुपए कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा आज सीमेंट सेक्टर काफी फोकस में रहेगा, क्योंकि सीएलएससी का एक डिटेल्ड नोट आया है जहां पर एक आ जा रहा है कि देखिए मांग तो बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन जो आउटलुक है
वो काफी ज्यादा अनिश्चित है, जिसके चलते ढेर सारे 7 स्टॉक्स में इन्होंने रेटिंग में और टारगेट प्राइस में बदलाव किया है। एसीसी पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1385 से बढ़ाकर 1575 कर दिया है, 1307 रुपए कल की क्लोजिंग है। डालमिया पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 720 से बढ़ाकर 870 कर दिया है, 703 रुपए कल की क्लोजिंग है। लेकिन अंबुजा इन्हें ये स्टॉक पसंद नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 200 से बढ़ाकर 220 कर दिया, 195 कल की क्लोजिंग है। श्री सीमेंट पर भी डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर एक बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 19,000 से बढ़ाकर 20,300 कर दिया है। अल्ट्राटेक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, 3,925 से लक्ष्य को बढ़ाकर 4,160 कर दिया है। रैम को यहाँ पर बिकवाली की राय बरकरार है, लक्ष्य 515 से बढ़ाकर 600 कर दिया है। अदानी पोर्ट्स पर भी नजर रहेगी, सीएलएसए ने यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 386 रुपए के लक्ष्य के लिए, 344 कल की क्लोजिंग है। और आखिरी रिपोर्ट है टाटा स्टील पर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 440 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स और कीमतों में बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन दिखेगा। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए वक्त है पिक ऑफ द डे के बिगुल का। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है एक्साइड। छोटा सा अनिल जी स्टॉप लॉस है, स्टॉक चला नहीं है और मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो एक्साइड भाग सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है, 154 154 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 163 के टारगेट के लिए एक्साइड को खरीदने की राय है। ओके, 154 का स्टॉप लॉस, 163 का टारगेट, एक साइड में करें खरीदारी। कुणाल जी आपकी पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी बिकवाली की राय है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे नजर आया है एचपीसीएल यानी कि हिंद पेट्रो के चार्ट पर। कल ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा 210 रुपए के नीचे, तो मुझे लगता है कि यहां शॉर्ट करें, 212 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। नीचे मुझे लगता है कि 199 रुपए पहला और 195 रुपए दूसरा टारगेट होगा, तो 199 195 के टारगेट के लिए एचपीसीएल में मेरी बिकवाली की राय। ओके, तो ये है एचपीसीएल जहां पर आपको करनी है बिकवाली। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, आपकी राय। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी राय है बाय करने का है, कैश वाला एक स्टॉक है। कल एक क्लियर कट ब्रेकआउट आया है, स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। शायद ये कल चैनल पे कवर भी हुआ था छोटे मूव के लिए, मुझे एक बड़ी मूव दिखाई देती है। 226 का बंद है, 219-20 का ब्रेकआउट लेवल है, मेरा 218 का स्टॉप रहेगा। तो रिस्क सिर्फ 6 से 8 रुपए होगी, 7 से 8 रुपए होगी, क्योंकि नीचे खुलेगा 1-2 रुपया। और मेरा 252 का टारगेट है और ये 3 से 4 दिन का व्यू है। क्या बात है, 252 का टारगेट, 227 का टारगेट था शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर सिद्धार्थ सेडानी साहब का, वो हासिल हुआ। तो ग्रेजुएट्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये रिकमेंड हुआ है। आइए सचिन जी से भी ले लें उनकी पिक। सचिन जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सर यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक पे मेरी नज़र होगी एंड जिस तरीके से इसमें एक 13 दिन से एक कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक मैच्योर फेज आ गया है, तो आइदर साइड मूव के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। पर जिस तरीके से इसके ऑस्किलेटर्स है, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव ब्रेकआउट जरूर होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से अगर ये डिक्लाइन मिल जाती है अराउंड 1365 1360 एक अच्छा जोन होगा जहाँ पर आपको स्टॉक बाय करना चाहिए। 1355 का लगाना है स्टॉप लॉस और 2 टारगेट होंगे, 1386 का जो इंट्राडे टारगेट भी हो सकता है एंड 1400 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक 13 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। जी सचिन जी एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बताएं मुझे प्लीज। 1386 का पहला स्टॉप लॉस मैंने सुना है, दूसरा स्टॉप लॉस और टारगेट। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1386 का टारगेट होगा पहला, 1400 का सेकंड टारगेट होगा एंड 1355 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 1355 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, ये राय है सचिन जी के। आइए स्टॉक जो रहेंगे एक्शन में, सुमित जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले स्टॉक जो एक्शन में रहेंगे उन पर बात कर ली जाए। टीसीएस रिजल्ट्स ठीक हैं,
मतलब रिजल्ट्स खराब है लेकिन गाइडेंस ठीक है, ये कहना होगा। तो गाइडेंस के दम पर बढ़ पाएगा या रिजल्ट्स के दम पर गिरेगा? रेंज क्या बनेगी आज के लिए? वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या करना है टीसीएस में। रेंज बता दें या ट्रेड अगर कोई बन रहा है तो ट्रेड सीधे सीधे बता दें, जो आपको ठीक लगे। अनिल जी, इसका पोजिशनल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसने एक टॉप बनाया है 2302 का, और वहां पर ये अटक सकता है। वहां से एक 100 रुपए की करेक्टिव मूव आई है जो हल्की सी एक्सटेंड हो सकती है। 2204 में मैं ये कहूंगा 20, 25, 30 रुपए नीचे जा सकता है। 2150 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक होना नहीं चाहिए, और वहां पर बाइंग अगर किसी को करना है तो एक 20, 25, 30 रुपए के स्टॉप लॉस से चांस लिया जा सकता है। ऑन द अपसाइड 2300 का मेरा टारगेट रहेगा। 2300 क्रॉस करना, वापस ये वो लेवल पे अटक सकता है। ओके, तो ये आपके लिए टीसीएस पर आए। आइए, हमारे 2 और मेहमान कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, सुमित बगड़े साहब और सिद्धार्थ सेठानी साहब। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, और आज का मार्केट खुलने के बाद सेशन देखना होगा कि किस तरह से ट्रेड होता है। मोटा मोटी नीचे में 10,700 का निफ्टी में सपोर्ट है और ऊपर में 10,850 का रेजिस्टेंस है। तो 10,850 का रेजिस्टेंस अगर एक बार ब्रेक होता है तो उसके बाद और ऊपर का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आज एक सेल साइड का स्टॉक नजर में आया है, ओएनजीसी में मेरे को लगता है कि यहाँ से गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ओएनजीसी में फ्रेश सेलिंग की जा सकती है। ओएनजीसी ने कल भी और परसों भी वीकनेस दिखाया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 4 से 5 रुपए का फॉल ओएनजीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी शॉर्ट बनाया है वो अपने पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश सेलिंग करके चलने का सलाह रहेगा 80-81 रुपए के आसपास। ऊपर में 83 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए 83, और नीचे में 77 से 75 तक के लेवल ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ओएनजीसी में करें आप बिकवाली, ये है राय सुमित जी की तरफ से। सिद्धार्थ सेठानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी, पहले तो आपको गुड मॉर्निंग और बधाई। आपका 227 रुपए का टारगेट हासिल हुआ, शॉर्ट टर्म वाला जो ग्रेन्यूल्स में था, जो आप देके गए थे पिछली बार। आज आप वागले साहब को धन्यवाद भी दे सकते हैं, उन्होंने 227 रुपए में 26 रुपए में अपने पिक के तौर पर 252 के टारगेट के साथ उन्होंने दिया है। आपकी आज की पिक क्या है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, ग्रैन्यूल्स के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद वागले जी को भी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी चीज अनिल जी, अभी जो मैं ज्यादातर पिक्स देख रहा हूँ वो रूरल थीम से रिलेटेड ही देख रहा हूँ, जो ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई हो, और उसमें से है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल। हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि भारत में एकमात्र एग्रोकेमिकल की सबसे बड़ी कंपनी हो जो पूरा वाइड ऑफ प्रोडक्ट्स लेके रखी हो, वो है यूपीएल। विश्व में भी काम है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, बैलेंस शीट अच्छी है, डेट भी रिड्यूस करने वाली है। यूपीएल मुझे लगता है कि 544 के टारगेट से यूपीएल पे खरीदारी करनी चाहिए ग्रामीण थीम के हिसाब। ओके, 444 पे खरीदिए और 544 100 रुपए ऊपर का टारगेट, सेंचुरी मारेगा इस स्कोर बोर्ड से भी, ये मानना है सिद्धार्थ जी का। ओके, सिद्धार्थ जी, वैसे तो आपके आने के पहले टेक्निकल राय मैंने टीसीएस पर ली थी, लेकिन टीसीएस के नतीजों पर आप अपनी राय दें सर। और साथ ही बता दूं 12:10 पर आज टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में होगा शामिल। इंटरव्यू सुनिएगा क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री दिख रही है बेहद स्ट्रॉन्ग। जी बताएं सर, सिद्धार्थ जी। बिल्कुल सर, कि नतीजे थोड़े से कमजोर हैं Q1 के, और ये एंटीसिपेट किया भी गया था, बट नतीजे कमजोर है। पर मैं मानता हूं कि जो इन्होंने कमेंट्री दी है वो बहुत अच्छी है। एक कमेंट्री मैं मैनेजमेंट की कहना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, कि अब मैनेजमेंट समझ रही है कि अब यहाँ से ग्रोथ पाथ पे ही चलेंगे, और यहाँ से अब ग्रोथ पाथ ही दिखने वाला है। तो ये देख के मुझे कॉन्फिडेंस आता है टीसीएस पे। और सबसे बड़ी चीज मैंने कल भी कहा था कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के जो रिन्यूअल होते हैं वो टीसीएस के सबसे ज्यादा है और बहुत बड़े हैं। तो मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ टीसीएस पे लंबी अवधि के हिसाब से, और मुझे लगता है कि टीसीएस एक बहुत अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। पिछले 2 साल का मार्केट परफॉर्मर रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला है। तो देयर इज अ चांस कि ये साल FY21 में एक परफॉर्मेंस का बारी हो जाए। सुपर 6। चलिए, तो ये टीसीएस पर आपके लिए राय है इस वक्त। आइए और दूसरे स्टॉक्स है जो आज एक्शन में रहने वाले, उन पर राय ले ली जाए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सचिन जी,
इसके चार्ट्स देखिए, वायदा कारोबार के बैन में तो है अभी भी है भाई, लेकिन आज रिजल्ट पेश करेगा और वो भी चौथी तिमाही के। तो रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड इंट्राडे के हिसाब से बन सकता है या छोड़ दे, जाने दे आज? अनिल जी, मुझे लग रहा है एक बार जाने देना चाहिए। जिस तरीके से परसों के सत्र में एक स्विंग बना था अराउंड 38 के आसपास, उसने रेजिस्टेंस लिया एंड एरिया भी वैसे ही है, 40 जब तक टूटता नहीं आई थिंक फ्रेश मोमेंटम बनेगा नहीं। एंड नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो डायरेक्टली सपोर्ट अराउंड 30 टू 30 के रेंज में ही है, तो काफ़ी बड़ा वाइड स्विंग आ सकता है इन केस अगर रिजल्ट रिएक्शन आता है तो मुझे लग रहा है फिलहाल तो वेट कीजिए, इमीडिएटली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। एंड जैसे रिजल्ट्स बाहर आ जाते हैं, अगर थोड़ी सी वीकनेस नज़र आती है तो आई थिंक 35 एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर कुछ शॉर्ट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। बंसल जी, जरा यस बैंक के चार्ट्स को गोट कर पढ़िए, मैं आपको पास थोड़ी देर में आता हूं। उससे पहले कर्नाटक बैंक के चार्ट्स बताइए कुणाल जी। कर्नाटक बैंक के चार्ट्स, आज रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट के पहले खरीदना है कि नहीं? हाँ जी, देखिए एक रेजिस्टेंस पर कल बंदी हुई है और रेजिस्टेंस जो है वो 46 रुपए के आसपास है, कल 45-50 की बंदी हुई है, तो मुझे लगता है नहीं वेट करना चाहिए। अगर आज रिजल्ट के बाद ये 46 रुपए के लेवल्स को पार करके टिक जाता है तो डेफिनेटली बाय करें। मुझे लगता है कि फिर 48, 50, 49 तक के मूव देखने को मिलेगा, लेकिन खरीदारी करें 46 के ऊपर जी। तो बंसल जी, अब आप यस बैंक पर राय दें। यस बैंक ने भी अपने फॉलोअन पब्लिक ऑफर की घोषणा कर दी है और 15 से 17 जुलाई तक यह रहेगा। तो बताइए क्या करना है, क्या फॉलोअन पब्लिक ऑफर में यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए लोगों को, या फिर अभी जिनके पास शेयर पड़े हैं वो क्या करें, बेच दे और फिर नीचे में लें, करना क्या चाहिए बताइए? देखिए अनिल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो इसके चार्ट्स हैं, जो आपने बोला कि घोट के पढ़िएगा अनिल जी, तो चार्ट्स इसका चीख के बोल रहा है कि एक बड़ा मूव 30 से 35% का एक बड़ा मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। देखना ये है कि ये बड़ा मूव अनिल जी ऊपर की तरफ आता है कि नीचे की तरफ आता है, क्योंकि स्टॉक काफी समय से साइडवेज है। स्टॉक में नीचे की तरफ 26 रुपए 25 रुपए एक अच्छा बेस है और ऊपर की तरफ 28 रुपए 50 पैसे एक रेजिस्टेंस है। तो इस बैंड में ट्रेड कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले, उस डायरेक्शन में यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास है होल्ड करें और चांसेस यहाँ पर एक ऊपर की तरफ के मूव के बनेंगे। रीजन इसका ये है कि स्टॉक ने एक दो बार नीचे के ब्रेकडाउन दिए और नीचे के बड़े ब्रेकडाउन आने के बाद स्टॉक गिरा नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है। ऊपर में 28 रुपए 50 पैसे के लेवल तोड़े तब यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। ठीक बात है। तो यहाँ पर इन लेवल्स पर रखें आप नजर, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन रहने वाला, अदानी पावर और टाटा पावर। सिद्धार्थ जी, जरा इस स्टॉक पर राय दीजिए। जो है ना, गुजरात गवर्नमेंट ने इनके टैरिफ बढ़ाने का ऑर्डर दिया था नवंबर 2018 में, जो राहत की घोषणा की थी वो वापस ले ली। बोले अब आजकल माहौल ठीक नहीं है, तो जो दाम बढ़ाने का फैसला किया तो वो वापस ले लिया। क्या दोनों स्टॉक पर गिरावट हो सकती है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल गिरावट हो सकती है अनिल जी ये खबर पे, बट मैं मानता हूँ कि अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। पावर जनरेशन कंपनी जैसे कि अदानी पावर या टाटा पावर, डेफिनेटली कंपैरिजन अगर दो की कर ले तो रिलेटिवली मुझे टाटा पावर ज्यादा बेहतर लगता है। बट पावर क्षेत्र में अभी भी अनिल जी मेरा एक ही मत है, वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे कि कल्पतरू पावर। मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। कल्पतरू पावर जो पावर एंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है उस पर ही नजर रखें। ओके। एक और स्टॉक है इसमें सिद्धार्थ जी, मुझे नहीं पता आप रिकमेंड क्या, मतलब ट्रैक भी करते नहीं करते, अरविंद फैशंस। ये इस पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। ये स्टॉक ऐसा है जिसके राइट्स इशू खुले हैं और इसमें भी इनके राइट्स इशू में जो एक श्रोडर्स करके फंड है, उन्होंने 3,21,000 शेयर बेचे हैं 55 रुपये 90 पैसे के दाम पर राइट्स बेचे हैं। कल एबी फैशंस का भी यही हाल था, जहाँ इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड इनके राइट्स 22-23 रुपये में बेच गया। तो क्या लगता है, ये अरविंद फैशन का राइट्स इशू है, उसमें पैसा लगाया जाए जिन लोगों के पास, अरविंद फैशंस ये दूसरी कंपनी है, उस पर आपकी क्या राय है, जरा एक बार बताइए मुझे। नहीं अनिल जी, अरविंद फैशंस पे मैं दूर रहना चाहूंगा राइट इशू से। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता है इनके बिजनेस पे।
मुझे जो कॉन्फिडेंस आता है वो जैसे आपने अभी बताया, ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इस पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि सिंगल स्टोर वाले बिजनेस बहुत ज्यादा है, पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, वैन हुसैन वगैरह। तो सिंगल स्टोर वाले बिजनेस कैलेंडर ईयर 2020 में भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। 40 से 50% डिमांड वापस आ चुकी है। तो मैं आदित्य बिरला फैशन पे ज्यादा जोर देना चाहूंगा रादर देन अरविंद फैशन। ओके, सद्भाव इंजीनियरिंग, इसके चार्ट्स देखिए सुमित जी, और जरा बताइए, कैश मार्केट का स्टॉक है, रिजल्ट्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, रिजल्ट्स तो कमजोर ही दिख रहे हैं, हालांकि मुनाफा आया है लेकिन वो 1500 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था, उससे मुनाफा आया और तब भी 886 करोड़ का, इसका मतलब तो लॉस ही है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग मुनाफा 24% घटा है, आय 57% घटी है और मार्जिन 16% से बढ़कर 28% एक्सेप्शनल गेन की वजह से आए। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है सद्भाव इंजीनियरिंग? अनिल जी, चार्ट्स बेहद वीक है, कोई भी लॉन्ग पोजीशंस लेके चलने का सलाह नहीं रहेगा। स्टॉक के अंदर हमारी तरफ से कोई भी बाय का सलाह नहीं है। इनफैक्ट स्टॉक यहां से और भी गिरावट दिखा सकता है, नीचे में हो सकता है यहां से 5 से 7 रुपए का फॉल और देखने को मिले। और वैसे भी चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली दबाव ही देखने को मिला है, तो बिल्कुल अवॉइड करें। बाई चांस गलती से अगर कोई पुल बैक या बाउंस बैक आता है तो किसी की पोजीशन है तो वो लोग एग्जिट करें। कुणाल जी, GE पावर, ये स्टॉक देखिए जरा, 291 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है इन्हें तमिलनाडु से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट से जुड़ा हुआ ऑर्डर है। जी पावर और पावर इक्विपमेंट कंपनियां आजकल थोड़ी एक्शन में थोड़ी ज्यादा सी दिख रही है, तो आपको पसंद आता है ये? अनिल जी बिल्कुल पसंद आता है और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अनिल जी निचले स्तरों पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आया है और मुझे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है। गिरावट भी अच्छी खासी आई थी अनिल जी, और मुझे लगता है कि उसी अनुपात में अगर पुल बैक भी आता है तो भी ये स्टॉक 650 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो मेरी राय में जिनके पास भी निवेश है बने रहे, डिप्स में बाय करें। ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है, लेकिन अगर आप मध्यम अवधि का व्यू रखते हैं तो निचले स्तरों पर डेफिनेटली खरीदने के मौके बनेंगे। 650 का मेरा टारगेट है और मुझे लगता है कि इसमें आपको 480 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, अरे सचिन जी, ये जरा टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कैश मार्केट का स्टॉक है, इसके जरा चार्ट देखिए। 16 जुलाई को इसकी भी एक बोर्ड बैठक होने वाली पूंजी जुटाने के लिए, तो क्या पूंजी जुटाने के लिए जो आजकल बोर्ड बैठक हो रही है ना, उसमें स्टॉक थोड़े भाग जाते हैं, चल जाते हैं, तो क्या 5-10% जैसा मूव है इसमें क्या? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अनिल जी, मैं पहली बार इस चार्ट को देख रहा हूँ, 39 रुपीज के आसपास है राइट इसका भाव? और भाव मुझे भी नहीं पता सर, ऐसा मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो। मेरे को जो मुश्किल लगता है मैं आप लोगों पे डाल देता हूँ, बाकी तो मैं ही बता देता हूँ आसान वाली चीज़ें। तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोई बात नहीं, ऐसी कोई जब आपको चार्ट ही नहीं मिल रहे तो ऐसी कोई ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। अच्छा, आ गया 39 रुपये 50 पैसे वाला है सर, ये 39.5 रुपये। हाँ राइट सर, तो आई थिंक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, बट पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी हलचल जरूर है स्टॉक में। आई थिंक सर्किट टू सर्किट ही चलता है ज़्यादा करके, बट 45 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है स्टॉक में। तो यहाँ पर अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो थोड़ा सा ट्रेडिंग मोमेंटम बन सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। तो अगर किसी के पास स्टॉक है तो 37 एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल है एंड उसी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो वापस अपने जो लाइफ टाइम लोज है अराउंड 30 के आसपास, आई थिंक वो भी ब्रीच हो जाने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। अच्छा, एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ आपसे सिद्धार्थ जी, तेजस नेटवर्क। कल यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली हुई है, क्या जिन लोगों के पास स्टॉक है एक बार बेच देना चाहिए, फंड की एग्जिट हो रही है तो, या फिर खरीदने का मौका है गिरावट मिले तो क्या करना चाहिए? तेजस नेटवर्क अगर आपके रडार पे है तो बताइए। मुझे लगता है कि अनिल जी पहले हम इसको कवर करते थे, अच्छी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम की कंपनी है, और मैं मानता हूं कि इसको उछाल पे बेच दे वो बेहतर है, क्योंकि अब जो फोकस आ गया है, सेंटर स्टेज जो बन गया है वो है सर्विस प्रोवाइडर, और मुझे लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भारती एयरटेल। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ऑलिगोपॉली बिजनेस हो गया है, 2 से 3 प्लेयर ही रह गए हैं पूरे सेक्टर में, प्राइसिंग पावर वापस आ चुका है, तो भारती एयरटेल पे ध्यान दें। भारतीय एयरटेल बेहतर है हमेशा, ये आपकी मुझे अच्छी बात लगती है। ये मतलब है ना, कुछ भी हो जाओ, सिद्धार्थ जी का एक फंडा लाइफ में बहुत क्लियर है, लूंगा तो एकदम मतलब
बेस्ट क्वालिटी की चीज़, हल्की चीज़ों में कंप्रोमाइज़ ही नहीं। मतलब मेरे को लगता है आप जब कहीं ज्वेलरी की शॉपिंग करने भी जाते होंगे तो भाई मैं 24 कैरेट गोल्ड वाली ज्वेलरी लूँगा, फिर आपको समझाना पड़ता होगा कि 24 कैरेट में बनती नहीं है, 1-2 कैरेट मिलावट करनी पड़ती है, 22-23 कैरेट वाली ले लीजिए। तब जाके हमारे सिद्धार्थ जी तैयार होते हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्वेलरी बनाने के लिए मिलावट करना जरूरी नहीं, तो 24 कैरेट से नीचे आते नहीं है।